हेलो डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। पीओसी मीन्स प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दैट इज स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी, केमिकल टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और पीओसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So today I am going to start this chapter actually, this topic actually. Okay, so अब होता क्या है, जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो देखो इसमें बेटा करना क्या है कि आप हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे लिए अननोन है। अब वो अननोन है तो हमें ये पता करना है कि भाई वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है, उसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके अंदर पाई बॉन्ड है या नहीं है, मींस उसके अंदर अनसैचुरेशन है कि नहीं है, वो ओपन कंपाउंड है या साइक्लिक कंपाउंड है। तो ये सारी चीजें अगर हमें पता चल जाए तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो कंपाउंड एक्चुअली में क्या है। तो क्या क्या चीजें का रिक्वायरमेंट है हमें कि भाई उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से, उनका एस्टिमेशन की बात हो जाए, उसके अंदर अनसैचुरेशन है कि नहीं है, मींस डबल बॉन्ड है कि नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, वो हमें पता चल जाए, और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने हैं वो हमें पता चल जाए, वो साइक्लिक है या ओपन कंपाउंड है, अगर साइक्लिक है तो कितनी साइकिल्स बन सकती हैं वो हमें पता चल जाए, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो हमें पता चल जाए, वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन दे सकता है वो हमें पता चल जाए। तो वो सब कुछ पता होने से हम 100% श्योरिटी से ये बता सकते हैं कि ये कंपाउंड ये है और इसका ये स्ट्रक्चर होगा, कि ये फाइनल कंपाउंड ए है और ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये सब करने के लिए हमें कुछ मेथड्स, कुछ टर्मिनोलॉजी हमें यूज करनी होगी, हम एक स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होगा। तो वो स्टेप्स क्या है वो हम समझते हैं पहले। तो स्टेप्स क्या है, तो एक्चुअली में यहां पर हमें टोटल 6 मेथड्स या 6 स्टेप्स यूज करने होंगे, 6 मेथड्स यूज करने होंगे। ये मैंने प्लान किया है इटसेल्फ कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़े, तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैं आपको आगे ले जाऊंगा। वो 6 मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं एक्चुअली में, है ना, जिसमें से सबसे पहला है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको हम लोग डीयू बोलते हैं। इसी को हम लोग डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को हम लोग डीबीई बोलेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को क्या बोलेंगे, डीबीई। डीबीई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IHD। सो व्हाट इज दिस, दिस इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता, दैट आई विल डिस्कस। वो 6 क्या क्या चीजें पहले हम वो डिस्कस करें। दूसरा जो हम लोग बात करते हैं इसमें वो होता है बेसिकली क्या, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। अच्छा, अब ये जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है इसमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। इससे क्या पता चलता है हमको, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स। ओके, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। अब सेकंड जो है जिसकी हम बात करेंगे, तो सेकंड पार्ट इज कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। सेकंड पार्ट इज कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में हम लोग जो कैटालिस्ट यूज करते हैं, आपको हम यहां पर जैसे कि एक चीज बताए तो ये जो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है बेसिकली बेटा हम लोग यहां पर बात करेंगे किसी कैटालिस्ट की, और कैटालिस्ट जो होगा बेसिकली वो क्या ले सकते हैं, निकिल ले सकते हैं, प्लैटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, एंड प्लस हमें क्या यूज करना होगा, हाइड्रोजन यूज करना होगा। यूजिंग दिस, जैसे यहां से हमें क्या पता चल रहा था, मैंने लिखा था आपको अभी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस साइकिल्स। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस साइकिल्स पता चलेगा हमको यहां से, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस साइकिल्स पता चलेगा यहां से। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से हमें कैटलिस्ट ये यूज करेंगे हाइड्रोजन, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से चूंकि हम इसमें कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां से हमें पता चलेगा बेसिकली क्या
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यहां से भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो यहां से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस साइकिल्स पता चलेगा और यहां से हमें पता चलेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जी। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें यहां पर, तो हम यहां पर ओजोनोलाइसिस की बात करेंगे। ओजोनोलाइसिस, ओजोन यूज करते हैं और इसके बाद फिर ये दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और दूसरा क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। यहां से जो हमें पता चलता है वो पता चलता है पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, कि जो पाई बॉन्ड है बेसिकली उसका पोजीशन कहां पर है, वो हमें कहां से पता चलता है, ओजोनोलाइसिस से पता चलता है, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, थर्ड ओजोनोलाइसिस। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे फोर्थ नंबर, टोटल मैंने कितने मेथड्स की बात की है, 6 मेथड्स की बात की। फोर्थ नंबर की जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एमसीपी, मोनो, एमसीपी इज मोनो क्लोरिनेशन प्रोडक्ट, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट की बात करेंगे, एमसीपी हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे। तो इससे पता चलेगा नंबर ऑफ डिफरेंट, केमिकली डिफरेंट, नंबर ऑफ केमिकली डिफरेंट, नंबर ऑफ केमिकली डिफरेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहां से हमें जो पता चला वो क्या पता चला, नंबर ऑफ केमिकली डिफरेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। 5 नंबर की हम बात करें अगर, तो जो 5 नंबर है यहां पर हम बात करेंगे बेसिकली डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की। अब एक चीज बताओ, केमिकल रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन ही तो देगा बेसिकली। तो जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है वो पर्टिकुलर रिएक्शन देगा, तो अगर वो पर्टिकुलर रिएक्शन दे रहा है तो हम वहां से कंफर्म कर सकते हैं ना कि भाई ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होगा। सो केमिकल रिएक्शन विल बी रिक्वायर्ड एक्चुअली फॉर स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन और फॉर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो केमिकल रिएक्शन से हमें क्या बेसिकली पता चलेगा, केमिकल रिएक्शन, तो क्या बताया मैंने आपको कि केमिकल रिएक्शन से बेसिकली हमें क्या पता चलने वाला है, किसके बारे में पता चलने वाला है, अबाउट फंक्शनल ग्रुप, अबाउट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चलेगा। नाउ लास्ट पार्ट इज पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दो तरह का हम लोग यूज करेंगे यहां पर, एक होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो फर्स्ट विल बी क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड विल बी क्वालिटेटिव। अब ये क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, ये हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। सो हम अभी आपको 6 मेथड्स बता रहे हैं जो हम लोग यहां पर, तो यही 6 चीजें हमें पढ़नी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, किसमें, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। अब पीओसी क्या है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्वांटिटेटिव भी है क्वालिटेटिव है। तो यहां पर भी हमें किसके बारे में बेसिकली पता चलता है, तो यहां पर तो ये बेसिकली क्या है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीओसी बेसिकली क्या है, केमिकल टेस्ट ही तो है बेटा, केमिकल टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज केमिकल टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल टेस्ट की बात हो रही है, मींस फंक्शनल ग्रुप की ही बात होगी। तो यहां पर भी हम बात कर पाएंगे किसके बारे में, अबाउट फंक्शनल ग्रुप, अबाउट फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर हम जो बात करेंगे किसके बारे में बेटा, बात करेंगे अबाउट फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो अब जरा ध्यान दो मैंने क्या बोला। तो सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी IHD। इससे हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स। देन हम बात करेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में हम लोग क्या करेंगे, कैटलिस्ट यूज करेंगे लाइक निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, दैट आई विल डिस्कस वन बाय वन। यहां से हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ओजोनोलाइसिस की बात करेंगे, ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, इस समय क्या पता चलेगा, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा नंबर ऑफ केमिकली डिफरेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा आइडिया मिलेगा हमको यहां से।
देन केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप की बात होगी, उससे पता चलेगा। पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिकल टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो यहां से हमें अबाउट फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चलेगा। तो सोचो कि कंपाउंड साइक्लिक है, उसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है, कितने नहीं है, पाई बॉन्ड का पोजीशन कहां पर है, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसका रिएक्शन क्या है। अगर हम ये सब पता चल जाएगा तो क्या हम 100% एक्यूरेटली ये बोल सकते हैं कि भाई ये कंपाउंड फिक्स्ड है कि ये यही कंपाउंड होगा, और हम उसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। और उसी में हम पार्ट एक लेंगे जो बहुत मेजरली हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज हैविंग टू पार्ट्स एंड दैट वन पार्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड पार्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो अब इसके बारे में हम कुछ भी आइडिया नहीं दे रहे हैं आपको कि क्वांटिटेटिव क्या होगा, क्वालिटेटिव क्या होगा, या फिर थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं, वो निकाल पाते हैं। So things can be quantified. Here things cannot be quantified. तो यहां पर क्वांटिफाइड कर सकते हो। लाइक हम यहां पर एक दो नाम लेते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। लाइक हम लोग ड्यूमास मेथड की बात करते हैं। ड्यूमास मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कितना परसेंट उस कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो हम निकाल सकते हैं। केल्डोल मेथड में भी हम लोग बात करते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की, कितना परसेंट नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर, वो निकाल सकते हैं हम। केरियस मेथड की बात करते हैं। सो डिफरेंट मेथड्स की बात करते हैं, डिफरेंट केमिकल कैलकुलेशंस की बात करते हैं यहां पर कि भाई उस कंपाउंड के अंदर ये एलिमेंट अगर है तो कितना परसेंट है। तो इससे हमें क्या होगा, उस कंपाउंड के फॉर्मूले को बनाने में हेल्प मिलती है कि भाई इतना परसेंट नाइट्रोजन है, इतना परसेंट ऑक्सीजन है, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये है। तो हम ओवरऑल उसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात कर सकते हैं। एंड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस विल डिस्कस अबाउट टेस्ट, लाइक वही टॉलरेंस टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड सो मेनी मोर टेस्ट। तो जैसे ऑक्सीडेशन मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा था इसलिए वहां पे लिया था, बट यहां पर जितने भी टेस्ट हैं वो सारे एक साथ आने वाले हैं। सो दिस इज कंप्लीट समरी कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। ये हम लोग 6 चीजें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट नोट डाउन, देन स्टार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ओके, ओके, तो अब आगे डिस्कस करते हैं, वन बाय वन एक एक पार्ट लेते हैं, और इसमें से कई पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, तो जो पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करने जा रहा हूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और इसी को मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, और इसी को मैंने क्या बोला था, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ओके, बात यह आती है कि व्हाई वी आर डिफाइनिंग दीज टर्म्स, what is the need of this? So what is the need actually? What is the need of DU actually, or DB or ISD? What is the need? क्यों हम इसकी बात करने जा रहे हैं, क्या जरूरत है हमें इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या जरूरत है हमें इसके स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में एंड पीओसी में। तो एक एक करके देखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेने चाह रहा हूं बेटा, वहां से हम थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस बताने जा रहे हैं। ये सब बात यहां करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डीयू की, भाई क्या जरूरत है इसकी डीयू की एक्चुअली में। फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डीयू निकालते कैसे हैं, क्या क्या, जब एक बार पता तो चल जाए। भाई कोई भी काम हम करते हैं तो भाई उसकी इंपॉर्टेंस तो पता चलना चाहिए ना, कि हम कोई काम करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं हम कोई भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम डीयू की बात करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ डीयू एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डीयू और नीड ऑफ डीयू। तो मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं। एक हमारे पास है C4H6, C4H6। हमें इसके बताने हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हमारे पास एक कंपाउंड है C4H6। ये देखते ही अगर हम बात करें तो आपको याद आया होगा कि एक फॉर्म होता है CnH2n-2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, CnH2n2। अगर हम यहां पर इनकी जगह पे 4 पुट करें तो देखो C4 और 2n-2, तो 4 × 2 8 और 8 - 2 6, C4H6। सो इट इज सेटिस्फाइंग दिस फॉर्मूला। तो अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस ये क्या है, अल्काइन है। तो अगर ये अल्काइन है और कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या हो सकते हैं। तो आपने देखा भाई C4H6 है, तो पहला क्या हो सकता है इसका कि भाई 4 कार्बन है, तो एक में हम ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दें
और वैलेंसी पूरा कर लिया इसका CH3 CH2 CH। और दूसरा इसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि भाई ये ट्रिपल बॉन्ड यहां पर है टर्मिनल पे, एक को नॉन टर्मिनल पे लगा लेते हैं, तो यहां से क्या बनेगा CH3 C C C 4 हो गए और एक ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहां पे दे दिया और ये हो गया CH3। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कितने कार्बन है, 4 है, सो C4 और हाइड्रोजन काउंट करो 3 2 5 एंड 1 6 C4H6। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, MF की बात करें, दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। और वही तो मैं बता रहे हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो भाई देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 3 एंड 3 6 हो जा रहे हैं। अब अगर आप नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करो तो भाई क्या हो सकता है कि भाई ये स्ट्रेट कार्बन है, ये ब्रांच्ड हो सकते हैं, तो बेटा एक ब्रांच तो यही हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आप लगाओ कहीं पर भी, किसी भी कार्बन पे अगर हम इस पे लगा दें ट्री बॉन्ड, तो आप देखोगे कि ये कार्बन जो है पेंटावैलेंट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? पेंटावैलेंट। जबकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, तो इट मींस ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती है। सो हमें जो अभी हम समझ रहे हैं एक्चुअली में, वहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो C4H6 है वो क्या अल्काइन है, और अल्काइन है तो इसके कितने फॉर्म बन सकते हैं? 2 फॉर्म बन सकते हैं। एक को अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो देखो ये क्या है, 1 2 3 4 है ना। नंबरिंग बेसिकली हम कहां से करते हैं? फंक्शनल ग्रुप से करते हैं। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो क्या होगा, देखो ये 1 2 3 4, 1 पे आइन लगा है, सो क्या बोल सकते हैं इसको? 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे देखो कहीं से भी कर लो, सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4, सेकेंड नंबर से दिस इज 2 ब्यूटाइन। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि हमने देखा अल्काइन है, हाउ मेनी आइसोमर्स इज पॉसिबल? देयर आर नॉट 3, कितना? 2 आइसोमर्स। सो 2 आइसोमर्स इज पॉसिबल, 2 आइसोमर्स। और कौन से आइसोमर्स? बेसिकली स्ट्रक्चरल, 2 आइसोमर्स स्ट्रक्चरल इज पॉसिबल। ओके, क्लियरली बात समझ में आ रही होगी, साफ साफ समझ लो कि अरे भाई C4H6 है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, और अल्काइन का फॉर्मूला अगर ये है तो भाई 4 नंबर 4 कार्बन के अल्काइन है तो 4 नंबर 4 कार्बन का स्टेट बना लिया पहले, और एक टर्मिनल में डाल दिया, यहां डाल दिया। अगर हम इसको यहां डालेंगे तो ये वही रिपीट हो जाएगा, इधर डालो सिमेट्रिकल है तो एक ही जगह डाल सकते हो, फिर इसको यहां पे डालोगे तो सेंटर में एक ही पड़ सकता है, और अगर उसका ब्रांच बना के डालना कोशिश करोगे तो कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, सो ओनली 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल एंड 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। ओके, बट दिस इज रॉन्ग। पता है आपको? डू यू नो इट हैज मीन्स क्या? C4H6 इट हैज 9 आइसोमर्स, 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये जो कंपाउंड है इसके पास टोटल 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। वो मैं एक एक करके बताता हूं। अब मैं अभी डीओ क्या है बताने नहीं जा रहा हूं, बट अब सोचो कि हमने जब नॉर्मली ये सोचा तो हमें कितने आइसोमर्स दिखाई पड़े? सिर्फ 2 ही दिखाई पड़े। बट अब हम अगर इसको बात करें एग्जैक्टली कि भाई कितने होते हैं, तो इट हैज 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब सोचो कि दिमाग तो खराब हो गया भाई, करे तो 2 ही दिख रहा था, कितने होते हैं टोटल इसके? 9 होते हैं। अब ये 9 कैसे होते हैं? दैट्स व्हाई वी नीड ए कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। So here there is need of a particular concept called DO, IHD और DBE। अभी मैं बताने नहीं जा रहा हूं, बट पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं आपको। इस कंपाउंड का अगर हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या DU निकालेंगे तो बेटा वो 2 आता है। कैसे आता है अभी मत पूछो, मैं सब कुछ DU क्या होता है एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मैं सब कुछ आपको लाइन से बताऊंगा। तो इसका जो DU आता है 2 आता है, और DU 2 आने का मतलब मैं बताता हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। DU 2 आने का मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि भाई इसके पास 2 डबल बॉन्ड हो।
कितने बॉन्ड हो? 2 डबल बॉन्ड। आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल, डोंट वरी एट ऑल। कितने पाई बॉन्ड हो इसके पास? 2 पाई बॉन्ड हो, या फिर इसके पास 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो। अब ये सब करने से देखना बड़ा मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चीज वही है ना कि भाई पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि जो काम हम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो अब आपको समझ में आएगा होगा कि 2 ही दिख रहे थे भाई, अब हम इसका यूज करके अभी आपको दिखा देंगे कि 9 कैसे होते हैं। सो आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ डी यू, नीड ऑफ डी यू एक्चुअली। तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर 1 पाई प्लस 1 रिंग हो सकता है, 1 पाई प्लस 1 रिंग हो सकता है, या फिर 1 रिंग, रिंग मीन साइकिल, या फिर 2 साइकिल्स हो सकती है, 2 साइकिल्स। तो कभी भी अगर DU2 आएगा, चाहे किसी भी कंपाउंड का, दुनिया का कोई भी कंपाउंड आ जाए, अगर DU2 आया तो यही पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएंगे। अब इन्हीं पॉसिबिलिटी को लेके मैं आपको अभी दिखाऊंगा 100% की कितना एसएमएस के हो सकते हैं। आपको 9 का 9 पूरा मैं काउंट करके दिखा दूंगा। स्टार्ट करें, और मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यहीं से दिखाऊंगा कि भाई इसके बेसिस पे जो हमने निकाला है। अब DU कैसे 2 आया है ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन वेरी डिटेल एक्चुअली, फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू वेरी हायर लेवल। तो पहला है क्या कि भाई 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। अब कितने कार्बन है? 4 है भाई। तो देखना जरा सा, 1 2 3 4। अब 2 पाई बॉन्ड है तो बेटा ये हो सकता है एक। तो दूसरा अगर हम देखें, अब अगर 2 बार इधर लगा लो या फिर इसको इधर लगा लो, एक ही बात है। दूसरा अगर हम इसको ऐसे बना के देख लें तो बता बेटा ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन तीनों सिमेट्रिकल एक ही जैसे हैं। कहीं पर भी एक पाई बॉन्ड डाल दो, यहां पर या यहां पर, यहां पर एक पाई बॉन्ड यहां पे डाल देते हैं, एक पाई बॉन्ड यहां पे डाल देते हैं। लेकिन जैसे आप 2 पाई बॉन्ड डालोगे यहां पर तो आपको क्या नजर आएगा? ध्यान दो, 1 2 3 4 5। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। कार्बन इज नेवर पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट हो जा रहा है तो पेंटावैलेंसी इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती है। लेकिन अगर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की हम बात करें, अगर यहां पर तो देखो जरा सा, 4 कार्बन है, एक पाई बॉन्ड यहां पे, एक पाई बॉन्ड यहां पे। अब आप खुद चेक कर लो, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? आप खुद चेक करो, मैंने ब्रांच बना के भी दिखा दिया आपको कि यहां पर ये पेंटावैलेंट हो जा रहा है। पेंटावैलेंट कार्बन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, इट इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट। सो पहले वाले कॉन्सेप्ट से जो हमें आइसोमर्स मिले वो कितने मिले? सिर्फ 2 मिले। लिखता जा रहा हूं मैं, काउंट करते जाना, कितने मिले? 2 मिले। ओके, अब आगे की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं। टोटल 9 काउंट करके दिखा रहा हूं आपको, और बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आप ये अरेंजमेंट तो बेटा कर ही सकते हो ना कि भाई 4 कार्बन है, आपको 2 पाई बॉन्ड लगाने, कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, चेक इट आउट। सेकंड क्या? 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 ट्रिपल बॉन्ड तो 4 लिया भाई मैंने। एक ट्रिपल बॉन्ड हमने कहां पे डाल दिया? ये तो मैंने आपको दिखाया था अभी स्टार्टिंग में ही, ट्रिपल बॉन्ड वाला केस तो मैं डिस्कस कर ही चुका था। इसी के बेसिस पे तो हम 2 बोल रहे थे। तो एक ये हो सकता है नॉन टर्मिनल पे हो जाए, और एक क्या हो सकता है कि एक टर्मिनल पे हो जाए और एक नॉन टर्मिनल पे हो जाए। और अगर आप इसकी पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो फिर से वही बात है, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगाओ ये पेंटावैलेंट हो जाएगा। सो पेंटावैलेंट इज नॉट पॉसिबल। सो इसका अगर आप ब्रांच करोगे तो ब्रांच में ये पॉसिबिलिटी ट्रिपल बॉन्ड की नहीं आ पाएगी। 4 ही तो कार्बन है बेटा, और इसका कोई और ब्रांच नहीं बन सकता। तो इट मींस यहां पर भी हमें कितने मिले? 1 और 1 2 मिले। काउंट करना, 4 तो हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो क्या है जरा देखो। 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, 2 साइकिल्स। पहले चलो अच्छा 1 पाई बॉन्ड एंड 1 रिंग्स की बात कर लेते हैं। 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। अब इसको देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा जरा सा, है ना। इसको समझते हैं इधर। वन पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, इसको लेने जा रहा हूं। तो थर्ड में जो लेने जा रहा हूं 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। टोटल 4 हो चुके हैं, 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। तो यानी रिंग भी होना चाहिए, पाई बॉन्ड भी होना चाहिए। तो भाई 4 कार्बन है, C4H6 है, ध्यान देना। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा, हर जगह वैलेंसी पूरा करके भी दिखाऊंगा। ओके, सो डोंट वरी एट ऑल। अब 4 का तो भाई ये बन सकता है 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, पहला पॉसिबिलिटी। अब हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं,
3 कार्बन ये है और 1 कार्बन ये, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन है तो 5 का तो रिंग बन नहीं सकता है। 4 कार्बन है तो 1 3 का बन सकता है और 1 कार्बन यहां लग सकता है। अब 2 का तो रिंग बनता नहीं है। तेरी 2 ही पॉसिबिलिटी कि भाई 4 मेंबर का रिंग बन जाए या 3 मेंबर का रिंग बन जाए और एक ऊपर ऐसे लग जाए। अब इसमें हमें एक पाई बॉन्ड भी लगाना है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि 1 बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग होना चाहिए। तो एक पाई बॉन्ड और एक रिंग ये हो गया। अब इसमें एक पाई बॉन्ड यहां लगा लो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, एक पाई बॉन्ड आप यहां लगा लो, थर्ड पॉसिबिलिटी। और एक पाई बॉन्ड आप यहां लगा लो। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती, यू कैन चेक आउट। सो यहां पर अब जो हमें मिला वो टोटल कितना मिला बताओ, काउंट करना। टोटल यहां पे 4 मिल गए। पहले कितने मिल चुके थे, 4, 2 और 2 4 और 2 4 8 हो चुके। एंड लास्ट केस इज व्हाट, लास्ट केस इज देखो 2 साइकिल्स। 2 साइकिल्स, तो 2 साइकिल्स मींस भाई 4 ही का तो बनाना है। तो 4 का 2 साइकिल क्या हो सकता है, यही तो हो सकता है, एक ये और एक ये। इंडिविजुअल साइकिल्स की बात करते हैं हम लोग। अब ऐसा नहीं कि आप ये बोलो कि अच्छा एक ये साइकिल एक साइकिल और ये दोनों को मिलाने से एक साइकिल और 3 साइकिल हो गए। नहीं, हम हमेशा जब कभी भी डीयू की बात करेंगे इंडिविजुअल आइसोलेटेड साइकिल्स की बात करेंगे, साइकिल से मिला के साइकिल काउंट नहीं करेंगे। तो ये इंडिविजुअल साइकिल है, ये इंडिविजुअल साइकिल है, अगर आप इसकी बात करोगे तो ये दोनों से मिलकर बना है, तो हम दोनों से मिलके या 3 से मिलकर बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल साइकिल काउंट करेंगे। सो इंडिविजुअल ये है, इंडिविजुअल ये है। सो हाउ मेनी साइकिल्स, 2 साइकिल्स। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 साइकिल की, और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो एक यहां पे हो गया। तो अब काउंट करो, टोटल कितना था बेटा, 2 + 2 लिख रहा हूं यहां पे। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स is 2 + 2 + 4 + 1 is 2 + 2 4 + 4 8 and 1 9. So how many structural isomers are possible? Total 9 structural isomers are possible. तो अब सोचो, आप देखो कि हमने स्टार्टिंग में हमें क्या लगा था कि भाई 2 ही पॉसिबल है, बट यूजिंग the concept of DU, DBE or ISD, we can say that there will be 9 structural isomers. So this is the need of DU and this is the importance of DU, double bond equivalence or degree of unsaturation or index of hydrogen deficiency. तो मैंने जस्ट आपको ये बताया कि भाई DU अगर 2 है, मैंने आपको जस्ट क्या बताया कि भाई अगर DU 2 है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 1 पाई + 1 रिंग हो सकता है, 2 साइकिल्स हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब सोचो कि अगर ये हमें पता चल गया तो कितना आसान हो गया। तो देखो, एक तो बेटा आपको यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में भी जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर आप काम कर सकते हो। दूसरा, आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको लगता है कि बहुत सिंपल होता है, अरे वहां पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो 2 जगह ये काम करने वाला है, एक तो हम यहां पर बात करने जा रहे हैं केमिकल टेस्ट एंड स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में, और दूसरा आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी इसका यूज कर सकते हो, डीयू का। सो दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और बहुत डिटेल और बहुत डेप्थ में हम लोग जाने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में। ओके, सो आगे की बात करते हैं। अब थोड़ा सा डिफाइन करते हैं भाई। तो टोटल भाई 9 हो गए, आपने काउंट कर लिया। ओके बेटा, समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग ना? तो इस तरह से ये चीज हम लोगों ने कंप्लीट किया। इंपॉर्टेंस पता चला आपको कि भाई डीयू का इंपॉर्टेंस बेसिकली है क्या। क्योंकि देखो, जब तक हमें किसी चीज का इंपॉर्टेंस पता नहीं होगा बेटा, हमको मजा नहीं आएगी, वो फील नहीं आएगा। एक्चुअली में फील लाने के लिए उसका इंपॉर्टेंस हमें पता चल गया। अब चूंकि इंपॉर्टेंस पता चल गया है तो हम आगे चीजों को और इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे। ओके, तो अब आगे की बात करते हैं। ओके, तो अब देखो क्या है नाउ। अब आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी इन वेरी डिटेल, इन वेरी डेप्थ डिस्कशन। ओके, सो फर्स्ट डीयू। चलिए काम करते हैं। नाम तो मैंने 3 बताया आपको, डीयू बताया, डीबी बताया, आईएसडी बताया, डीयू ही लिख रहा हूं मैं। ओके, बट आप समझ आना कि डीयू है तो डीबी भी बोल सकते हैं इसको, या फिर आईएसडी भी बोल सकते हैं। सो एक्चुअली में जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो है क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहले ये समझते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सो दिस इज डिफाइंड, इसका क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करें एक्चुअली में। सो दिस इज डिफाइंड एज, दिस इज डिफाइंड एज डिफिशियंसी ऑफ
deficiency of H2 or number of H2 removed from alkane or saturated compound. Alkane or saturated compound. Saturated compound to form another compound. To form different compound. To form different compound. So what is DO? So DO is, this is defined as deficiency of hydrogen molecule or number of hydrogen removed from alkane. alkane से कितना हाइड्रोजन H2 कितना आप रिमूव कर दे रहे हो, वही होता है DO. मीन्स अगर आप किसी भी एल्केन से, सुनना, कोई एल्केन है या सेचुरेटेड कंपाउंड है, आपने वहां से सपोज 1H2 रिमूव किया और यहां पे एक आपने पर्टिकुलर कंपाउंड बना लिया, तो इसका जो DO आएगा, कितना H2 का डिफिशियंसी करा दिया आपने, एक का करा दिया DO1. आपने उसी एल्केन से आपने 2H2 निकाल दिया, तो उसका जो DO आएगा कितना आएगा, 2 आएगा. उसी से आपने 3H2 निकाल दिया, तो DO कितना आएगा, उसका 3 आएगा. और उसी से आपने सपोज XH2 निकाल दिया, उसका DO कितना आएगा, X आएगा. तो साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्केन या सैचुरेटेड कंपाउंड से जितना भी हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हम करा देते हैं या जितना भी हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं, दैट रिमूव्ड हाइड्रोजन, द नंबर ऑफ रिमूव्ड H2 इज कॉल्ड DU. तो जैसे कि आपने जब 1H2 निकाला तो DU1 आया, जब आपने 2H2 निकाला तो DU2 आया, जब आपने 3H2 निकाला तो DU3 आया, जब आपने XH2 निकाला तो DUX आया. So this is the basic concept to calculate degree of unsaturation. एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको, एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत सारी चीजें हैं बेटा इसमें, ध्यान देना. जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ध्यान देना, हमने कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2. देखना, ओके. हमने क्या किया कि इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई एक हाइड्रोजन यहां पर है और एक हाइड्रोजन यहां पर है. अब मैंने क्या किया, यहां से इसको निकाल दिया. तो बेटा एक चीज बताओ, ये जो कंपाउंड था उसका फॉर्मूला क्या था, CH3 CH2 CH2 CH3. कितने कार्बन थे, 4. 3 and 3 6, 2 4 to 10, C4H10, and this is CnH2n plus 2. So what is this? This is alkane. कैसे? 4 into 2 8 plus 2 10. So this is alkane. What is this? This is alkane. अब इस alkane से आपने HH मिलेगा तो एक H2 बनेगा ना बेटा, एक H2 निकला और क्या बना यहां पर, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. अब यहां से बहुत सारी चीजें प्रूव भी होती जाएंगी. तो चूंकि एक H2 निकला है तो हम बता सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर अब यहां से कितना निकाल दिया गया, ये. तो अब बताओ ये जो कंपाउंड बना इसके रिस्पेक्ट में इसमें कितने हाइड्रोजन की कमी आई, 1H2 की कमी आई. सो DU कितना आया, 1 आया. यानी कि अगर DU 1 आ जा रहा है तो हम इसका मतलब बता सकते हैं उस कंपाउंड के अंदर 1 पाई बॉन्ड होगा. आ रही बात समझ में? और भी हम चीजें बताने वाले हैं, ध्यान देते जाओ जरा सा. 1 पाई बॉन्ड होगा, ओके. DU इसका 1 है, क्लियर. अब सपोज इसी कंपाउंड को हम ऐसे लें, देखना जरा सा, इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH2H CH2, है ना, ऐसे रुको, ये बीच के दो CH2 हैं. अब मैंने यहां पर CH2 और उसको H लिख दिया और मैंने इसको CH2 और इसको H लिख दिया. समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं. तो अब वही तो है ना बेटा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2. एक्चुअली में कंपाउंड क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3. हर चीज को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे. अब अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल दूं तो बेटा एक ही हाइड्रोजन तो निकल रहा है, और यहां से जो कंपाउंड बना वो क्या बना, ये देखो, ये हटेगा तो एक बॉन्ड आ जाएगा. तो इसका मतलब ये क्या बन जा रहा है, CH2 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 CH2, और ये मींस दिस कंपाउंड कैन बी रिटन एज लाइक दिस. क्या ये 1 साइकिल है, क्या ये 1 साइकिल है? यस, दिस इज 1 साइकिल.
कितने हाइड्रोजन की कमी हुई इस कंपाउंड के अंदर? इस कंपाउंड में अगर आप 2 हाइड्रोजन डाल दें तो ये बन जाएगा। सो इट इज हैविंग डिफिशियंसी ऑफ 1s2। तो अगर 1s2 का डिफिशियंसी है तो हमने यहां से क्या देखा था कि 1 पाई बॉन्ड हो सकता है। अगर 1s2 की डिफिशियंसी है तो हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि अगर du 1 है तो इसका मतलब 1 साइकिल हो सकता है, 1 साइकिल हो सकता है। ओके, देखो जरा सा, और ये सब मैं चीजें आपको प्रूव करके दिखाते जा रहा हूं, फिर एक साथ लिख दूंगा। तो क्या ये डेफिनेशन काम आ रहा है? वही है कि कितनी डिफिशियंसी हो जा रही है, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन। तो कितना हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया तो इसके अंदर कितनी डिफिशियंसी आ गई, वही डिफिशियंसी जो है वही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है एक्चुअली। अब मान लो इसी कंपाउंड की हम बात करें, ध्यान देना, स्टार्ट कर रहा हूं मैंने कहा कि भाई ये है CH2 CH2H, ध्यान देना, CH2 CH2H मैंने यहां से निकाला तो बेटा क्या ये बना, ये CH2 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 CH2, एक H2 निकला, एक H2 निकला। अभी मैं कंक्लूड नहीं कर रहा, सुनना, अभी एक H2 निकला। अब इसी कंपाउंड को मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, जरा देखना, CH2 है, इसके एक H को मैंने ऐसे ले लिया, CH हो गया, CH2 CH2 CH, एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे जोड़ दिया। अब अगर मैं, तो यहां से एक H2 निकल चुका है, कीप इन माइंड। अब अगर मैं इसको और इसको यहां से निकाल दूं तो एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक हाइड्रोजन यहां से निकला, सो व्हाट इज, तो इसका मतलब यहां से फिर एक H2 निकल गया, 1s2 1s2 निकल गया। तो अब बताओ ये साइकिल जो बना, क्या ऐसा और क्या यहां पर एक बॉन्ड आ जाएगा? हाउ मेनी साइकिल्स? 2 साइकिल्स। तो ये 2 साइकिल बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन निकले? 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, और अगर 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो इसका मतलब DU कितना आ गया? 2 आ गया। अगर 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो इसका मतलब DU कितना आ गया? 2 आ गया। एंड इफ DU इज 2 तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि 2 साइकिल्स, 2 साइकिल्स। सब प्रूव करके दिखा दे रहा हूं आपको। तो अगर DU 2 आ रहा है इट मींस कितने साइकिल्स? 2 साइकिल्स। देखते जाओ जरा, आप देखते जाओ और एंजॉय करते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग, बेटा मन से पढ़ो और देखो कि कितना मजा आने वाला है इस चीज में हम लोग को। और दिखाता हूं मैं आपको, ऐसा नहीं क्या हुआ मैं बस फॉर्मूला लिख दिया, DU निकालना सिखा दिया, बस हो गया काम। अरे देखो भाई प्रैक्टिकली एक्चुअली में कैसे कैसे क्या क्या होता है। सपोज हमने कहा कि ये है CH3 CH2 CH2 CH3, एक एक चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूं। इसके जो 2 हाइड्रोजन है मैं इनको ऐसे लिखने जा रहा हूं, देखना जरा सा, इस तरह से, ऐसे और ऐसे। देखो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया चीज, तो अब देखो एक ही चीज क्या प्रूव हो रहा है कि भाई जितने हाइड्रोजन H2 जितना निकल जा रहा है या जो कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर जितने H2 की कमी हो जा रही है वही तो DU है ना। व्हाट इज DU? DU इज नथिंग, DU इज जस्ट डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन उस कंपाउंड के अंदर जो बन जाता है, या फिर कितने H2 निकल गए हैं अल्केन से, सैचुरेटेड कंपाउंड से, वो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DU होगा। नाउ अब अगर हम यहां से इसको निकाल दें यहां से तो जरा देखो क्या होगा। तो एक H2 निकला बेटा, 1s2 1s2 माइनस 1h2, तो क्या बना? CH3 CH में ऐसे ही रहने देता हूं, CH3 क्या है, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। और फिर अगर हम यहां से फिर ये इसको निकाल दें तो फिर एक H2 निकला, तो फिर से क्या एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। तो यहां से यहां तक जाने में अगर मैं इसको A बोलूं और इसको मैं C बोलूं, सो A टू C तक जाने में कितने हाइड्रोजन निकल चुके हैं? 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं। सो व्हाट इज DU? सो इस DU इज जितने हाइड्रोजन निकल चुके हैं उतना 2। तो अगर DU 2 आया था तो आपने क्या देखा था कि भाई 2 साइकिल हो सकती हैं। DU 2 आया था तो आपने क्या बोला था कि भाई 2 साइकिल हो सकती हैं। अगर DU 2 आया तो क्या 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है? तो अगर DU 2 है सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 1 ट्रिपल बॉन्ड, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 1 ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे नहीं कि मैं लिखा दूं बस काम हो गया, मैं हर चीज आपको निकाल के दिखाने जा रहा हूं, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से कि कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं या उस कंपाउंड जो कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन की कमी है। दूसरा एग्जांपल देखो जरा सा, यही से मैं आपको दिखाता चला जा रहा हूं। आपने कहा कि भाई ये CH3 है, अब ये CH2 है, फिर से ये CH2 है, फिर ये CH3 है, और उसके बाद फिर आप बहुत सारे कंपाउंड लेके खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो।
अब हमने कहा, ध्यान देना, हमने कहा कि इसको मैंने ये CH3 तो बेटा तुमने इसको ऐसे लिख लिया और इसको मैंने ऐसे लिख लिया। मैंने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन निकाला, तो बेटा कितना हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन निकला। ये दोनों निकले तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई, आ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया, CH2 CH3 हो गया, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड। नाउ अब हम इसको, इस कंपाउंड को हम CH2 था तो एक हाइड्रोजन ऐसे लिखना चाह रहे हैं और एक हाइड्रोजन ऐसे लिखना चाह रहे हैं। यहां भी हम कर सकते थे, आप खुद करके देख लो, यहां भी कर लोगे तब भी वही आएगा। तो अब आपने यहां से फिर एक निकाला, तो क्या यहां पर फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, यस आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। तो फिर से मैं अगर इसको A बोलूं और इसको C बोलूं, तो A से C तक अगर हम बात करें, यहां से भाई एक H2 निकल चुका है, यहां से H2 निकल चुका, टोटल कितने H2 निकल चुके हैं, 2 H2। सो व्हाट इज DO ऑफ दिस कंपाउंड, फाइनली जो बना उसकी बात करो, इसकी नहीं बात करो, जो बनता है उसके DO की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसके DO की बात करते हैं। तो उसका DO 2 आ गया। अब 2 आ गया तो कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, यानी अगर DO 2 आ गया तो 2 डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी आ सकती है, 2 डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसी में आप बोल सकते थे कि भाई हमने यहां से निकाला, फिर यहां से निकाला, और बीच से भी तो निकाल सकते थे, यस कर सकते थे। अगर हम इसी प्रोसेस को यहां से यहां तक ले गए थे, इसके बाद हम इसको इधर ले आए, जरा देखना, इधर ला रहा हूं, जिसको मैं और करके लिख रहा हूं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH को मैं H को ऐसे लिख दे रहा हूं, ये वाला, और इसके बाद CH को H को ऐसे लिख दे रहा हूं, और ये CH3 को ही ऐसे रहने दे रहा हूं। ध्यान देना, मैं अब किसकी बात करने जा रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं मार्क कर दे रहा हूं, इसकी इसकी ऐसे जा रहे हैं हम लोग नीचे, ठीक है, देखना। अब अगर मैं यहां से निकाल दूं इसको, तो क्या बन जाएगा, फिर से यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, बट यहां पर भी तो 2 डबल बॉन्ड आ गए, और यहां से यहां तक एक निकला था, फिर जब यहां से यहां आप आए तो यहां पर भी क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकला। सो टोटल यहां से यहां तक कितने हाइड्रोजन निकल चुके हैं बताओ, 2 H2 निकल चुके हैं, तो 2 डबल बॉन्ड है, वो कंटिन्यूअस हो सकते हैं, वो डायरेक्ट अरेंजमेंट, यानी कि फिर से वही आया कि DO अगर 2 है तो कितने डबल बॉन्ड्स आएंगे, 2 डबल बॉन्ड्स आएंगे। तो DO अगर 2 है तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, सुनते जाना, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और अगर DO 2 आया तो 2 साइकिल हो सकती हैं, DO अगर 2 आया तो 2 साइकिल हो सकती हैं, क्लियर। तो अब और देखो जरा एक चीज, नोट कर लिया आपने, पॉज करके इसको नोट कर लो और आगे देखो। देखो अब जैसे कि और दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, सेम कंपाउंड मैंने फिर से लिया, CH3 CH2 CH2, इसी को एनालिसिस करके फिर इसका रिजल्ट लिखेंगे ना अभी, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस CH3 को मैं फिर से वैसे ही CH2 और H लिख दे रहा हूं, इस CH3 को मैं इधर लाके CH2 और H लिख दे रहा हूं, ठीक है बेटा, और यहां से मैं एक H2 फिर से निकाल दे रहा हूं, 1 H2 बन गया क्या, CH2 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 CH2, ओके। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान देना, इसी कंपाउंड में ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं ऐसे ले रहा हूं, इसको मैं ऐसे ले रहा हूं, नो चेक। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल दूं तो एक पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये CH2 CH2 CH CH और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, बेटा DO कितना आया, 2 आया, 2 हाइड्रोजन निकले, DO 2 आया तो हमें क्या मिल रहा है, 1 साइकिल प्लस 1 पाई बॉन्ड, 1 साइकिल प्लस 1 पाई बॉन्ड। आई थिंक यू आर गेटिंग कि व्हाट आई वांट टू से, एक्चुअली बहुत कुछ है अभी, ये तो जस्ट शुरुआत है। तो 1 साइकिल प्लस 1 पाई बॉन्ड, इसमें और भी अरेंजमेंट बहुत सारे जो मैंने आपको उसमें 9 आइसोमर्स बना के दिखाए थे, वो आप यहीं से भी ये DO के बेसिस पे, इसी के DO के बेसिस पे फिर हम डायरेक्ट, अभी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, फिर इसको उल्टा रिजल्ट यूज करेंगे। अच्छा DO इतना है तो ये हो सकता है, अभी तो हम DO बना के दिखा रहे हैं कि भाई ये हो सकता है, तो हम इसका उल्टा रिजल्ट यूज करेंगे। सपोज यही कंपाउंड होता CH3 CH2
CH2 CH3। अब हम देखो इसको कैसे लिखने जा रहे हैं, ध्यान देना। हमने कहा कि भाई ये CH2H लिख लिया, इसको CH2 ही रहने दिया, ओके, ध्यान देना। अब इसके बाद यहां पर देखो CH3 CH2, टोटल 4 है, टोटल कितने हैं 4। अब आगे यहां पर क्या है, फिर से CH3 है, 4 है ना भाई, तो इसको ऐसे CH3, इसको रुको ऐसे रहने देते हैं, और ये यहां पर H लिख लिया, यहां पर मैंने H लिख लिया। अब चेक कर लो खुद ही, CH3 CH2 CH2 CH3। अब अगर हम यहां से ये निकाल दें तो जरा देखो, एक हाइड्रोजन निकला, क्या बना भाई, यहां से निकालो तो यहां पे एक रिंग आ जाएगा, मतलब जरा ध्यान दो, तो ये कैसा रिंग बन रहा है, देखो ऐसे 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 और ये ऐसे, ओके। अब चाहो तो कहीं से भी 2 कार्बन पकड़ लो, यहां से यहां से यहां से यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, तो अगर 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां डबल बॉन्ड आ सकता है, इन दोनों का हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां डबल बॉन्ड आ सकता है, इन दोनों का हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां डबल बॉन्ड आ सकता है, इन दोनों का हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां डबल बॉन्ड आ सकता है। कोई से भी एक पॉसिबिलिटी लेते हैं, तो मैंने ये हाइड्रोजन लिया और ये हाइड्रोजन लिया और इसको निकाल दिया यहां से, तो यहां से फिर से 1s2 निकल गया। तो बेसिकली बेटा ये क्या बन गया, जरा देखो ध्यान से, क्या ये बन रहा है, तो यहां पर भी कितने हाइड्रोजन टोटल निकले, 2 हाइड्रोजन 2 निकले, तो DU कितना आया बेटा, इसका 2 आया। और अगर DU 2 आया है तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि 1 साइकिल प्लस 1 पाई बॉन्ड, ओके। सो नोट इट डाउन, थोड़ा समझने की कोशिश करो, देन आई विल डिस्कस, ओके ओके। सो ये कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट बेटा आपको करके दिखाए। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक्सपेरिमेंट हमें करने नहीं बार बार, बट वही चीज है ना कि एक सेटिस्फैक्शन कि भाई ऐसा होने से ऐसा क्यों हो जा रहा है। मैं डायरेक्ट लिख के थोड़ी आपको बोल सकता था कि DU1 होगा तो ये होगा, DU0 होगा तो ये होगा, DU2 होगा तो ये होगा, DU3 होगा या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या कितना होगा तो क्या होगा। मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं एक्चुअली में कि भाई अगर DU1 है तो इसका मतलब क्या है, DU अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है, सिमिलरली अगर DU3। तो अब देखो एक चीज तो बेटा कंफर्म हो गई कि अगर 1 साइकिल है DU1, 1 पाई बॉन्ड है, कंपाउंड के अंदर बात करो जो बना हुआ है DU1, बोलो 2 पाई बॉन्ड है, अगर अभी प्रूव हुआ रहा कुछ, और उसके बाद मैं रिजल्ट बताने जा रहा हूं। 2 पाई बॉन्ड है तो भाई 2 पाई, तो 1 पाई बॉन्ड का DU1 है तो 2 पाई बॉन्ड का DU मतलब कितना, 2 हो जाएगा। 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो बताओ DU, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई आ जाएंगे ना, या 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, DU2 हो जाएगा। 2 साइकिल्स हैं, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल, अब शायद आप ये बात आप क्लियरली समझ रहे होगे एक्चुअली में कि ऐसा क्यों। 2 साइकिल्स हैं, DU2 हो जाएगा। 1 साइकिल प्लस 1 पाई है अगर, तो एक साइकिल में एक DU होता है, एक पाई में एक DU होता है, तो DU कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। अब मैं सपोज आपसे बोल दूं कि भाई 3 साइकिल है, बताना 3 साइकिल है, तो बताओ DU कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 साइकिल है, DU 3 हो जाएगा, बोलो। हमने कहा कि भाई 2 साइकिल है प्लस 1 पाई है, बताओ आप खुद बताओ DU कितना हो जाएगा, 2 साइकिल 1 पाई, तो 2 साइकिल और 1 पाई है, तो 2 साइकिल मतलब DU2 और 1 पाई मतलब DU1, तो इसका DU कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने कहा, बात समझ रहे हो बेटा, क्लियरली बात समझ रहे हो, क्लियर है बात एकदम ना। तो इस तरह से आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन है आप DU बता सकते हो, आसानी से आप DU डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो अब जरा हम थोड़ा सा इसको समराइज करें, अगर उसको समराइज करने से पहले एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लो हमने बेटा कोई अल्केन लिया, ये सब कहां से डिराइव्ड है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन और फिर सेचुरेटेड कंपाउंड से ही तो डिराइव किया है कि वहां से कितने H2 निकल जाता है वही DU होता है, या जो कंपाउंड बन जाता है उसके अंदर कितनी हाइड्रोजनों की कमी है, H2 की कमी है, वो DU होता है। तो अल्केन की बात करेंगे तो कितना निकल जाता है H2, वो DU होगा। कंपाउंड की बात करेंगे तो कितना उसके अंदर हाइड्रोजन की कमी है विथ रिस्पेक्ट टू दैट सेचुरेटेड कंपाउंड, कि अगर वो सेचुरेटेड कंपाउंड होता और ये जो कंपाउंड यहां बन चुका है, और अगर वो सेचुरेटेड कंपाउंड होता तो इस कंपाउंड के बनने से कितने हाइड्रोजन की कमी आ गई है, वही उसका DU होगा।
मैं फॉर्मूला भी कुछ नहीं बता रहा हूं, बहुत डिटेल में। वो फॉर्मूला भी कैसे आता है वो भी बताने जा रहा हूं मैं आपको। फॉर्मूला बताऊंगा, कई सारी ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो बताऊंगा। पहले बेटा थोड़ा मैकेनिज्म के बेसिस पे आगे बात करें, तब मजा आएगा एक्चुअली। तो अब मान लो एल्केन है, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया। हमने कहा कि रिंग है और बेटा रिंग ही रह गया ऐसे, तो बताओ है तो बेटा ये भी अल्केन ही ना, साइक्लिक अल्केन है, तो अल्केन से अल्केन ही है। हमने कहा कि भाई यहां पर C4H10 है, अल्केन है ना ये। जैसे ये क्या था, C3, 3 कार्बन थे और H6, 6 हाइड्रोजन, तो यहां पर भी क्या है C3H6। सो इज देयर एनी डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन? नो। तो अगर हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है ही नहीं तो डी कितना होगा, 0 होगा। भाई डी होता क्या है, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम सैचुरेटेड कंपाउंड। अब ये C4H10 है और C4H10 ही रिटेन रह गया, तो अभी भी तो बेटा एल्केन है। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 10 है, और यहां पर भी कितने हाइड्रोजन, 10 है। ना तो इसके पास हाइड्रोजन की रिमूव हुए हैं और ना ही इसके पास हाइड्रोजन की कमी है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसका मतलब इसका भी डी कितना है, 0 है। तो अगर पहला पॉइंट, अगर डी 0 है तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल सैचुरेटेड कंपाउंड है वो। ये सिंपल नॉर्मल छोड़ो, हम सिंपल क्या बोलेंगे कि कैसा कंपाउंड है वो, सैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बेटा वो, सैचुरेटेड कंपाउंड है। यानी आप बेसिकली वो क्या है, अल्केन है, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो अल्केन साइक्लिक हो, बट वो अल्केन ही होगा। अगर DO 0 आ रहा है, जो है ओरिजिनल वही रहेगा वो, DO 0। नाउ सेकेंड, इफ DO इक्वल्स टू 1 आ जा रहा है, बेटा आप खुद सोचो कि DO 1 आए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है तो वो लिखना है। DO 1 है मतलब एक पाई बॉन्ड हो सकता है, DO 1 है मतलब एक साइकिल हो सकता है। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है भाई, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 पाई बॉन्ड, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 1 साइकिल। यही तो हो सकता है कि भाई एक पाई बॉन्ड हो और या फिर एक साइकिल हो, DO अगर 1 आता है तो। अब अगर DO 2 आता है, अब अगर DO अगर कितना आता है बेटा, 2 आता है। अब मैं पहले ये सब बता दे रहा हूं, ये समझ लो आप, हम और डिटेल में, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम पूरा डेप्थ में जाके इसको समझाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। और इसका इंपॉर्टेंस कुछ कुछ मैंने आपको पहले भी बता ही दिया है अभी। अब मान लो कि अगर DO 2 आता है तो बेटा DO 2 आता है तो देखो जरा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला पॉसिबिलिटी, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है जरा देखना। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसका, DO 2 है, 2 पाई बॉन्ड हो जाए। DO 2 है तो 1 ट्रिपल बॉन्ड। सब प्रूव करके दिखा चुका हूं कैसा कैसे होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसलिए आप पूछे से अच्छे से आराम से पढ़ो उसको, ध्यान से देखो, आपको 100% क्लियरली बात समझ में आएगी। और करके और क्या हो सकता है, 1 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब DO 2 है तो भाई इसमें हम ये कह सकते हैं कि 1 साइकिल हो जाए और प्लस 1 पाई बॉन्ड हो जाए। कैसे, एक साइकिल के लिए भी DO 1 होता है और एक पाई बॉन्ड के लिए भी DO 1 होता है, 1 + 1 2। एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, DO 2, 2 पाई बॉन्ड DO 2। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है बेटा कि 2 साइकिल हो जाए। ये चीज मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, कितना साइकिल हो जाए, 2 साइकिल्स हो जाए। तो अगर DO 2 आ जाता है तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, और इन पॉसिबिलिटी के बेसिस पे ही हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, बड़े अच्छे अच्छे लेवल के, इवन के एडवांस लेवल के भी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से कर पाएंगे। सो 2 पाई बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 साइकिल प्लस 1 पाई बॉन्ड एंड 2 साइकिल्स। ओके, सो फर्स्ट यू नोट डाउन, देन आगे की बात करते हैं। ओके, तो अब आगे की बात करते हैं। तो आगे देखो, अब DO 0 हो चुका है, DO 1 हो चुका है, DO 2 हो चुका है। अब DO तो अगर 3 है, सपोज DO अगर कितना है, 3 है। सोचो अगर 3 है तो पहला पॉसिबिलिटी तो बेटा ये हो सकता है कि 3 पाई बॉन्ड्स हो, 3 पाई बॉन्ड्स हो। DO अगर 3 है तो 3 पाई बॉन्ड्स हो, 3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे। अब ट्रिपल की बात करें अगर, तो अगर हम 2 ट्रिपल बॉन्ड बोल देंगे तो 4 पाई हो जाएंगे, मतलब DO 4 हो जाएगा। तो 2 ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं हो सकते, मतलब क्या हो सकता है कि 1 ट्रिपल। अच्छा, 1 ट्रिपल बॉन्ड का DO कितना होता है, 2 होता है। तो 1 ट्रिपल हो जाए और प्लस
1 पाई बॉन्ड अलग से आ जाए, 1 डबल हो जाए, 1 ट्रिपल हो जाए और 1 डबल हो जाए, डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड मतलब 1 और ट्रिपल बॉन्ड में 2 और 2 1 3 हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी। या फिर क्या हो सकता है कि अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो और प्लस 1 रिंग हो, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो और 1 रिंग हो, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड का मतलब DU2, वो रिंग का मतलब DU1, तो 2 एंड 1। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई, DU3 है तो 3 रिंग हो जाए, 3 रिंग हो जाए। या क्या हो सकता है कि भाई अब रिंग में थोड़ा सा ब्रेक करो कि 2 रिंग हो जाए, 2 रिंग और 1 पाई बॉन्ड हो जाए, उसमें 2 रिंग हो जाए और 1 पाई बॉन्ड हो जाए। ओके, तो DU3 का मतलब ये हो सकता है। DU3 का मतलब और क्या हो सकता है भाई कि 1 रिंग हो जाए और प्लस 2 पाई बॉन्ड हो जाए, 1 रिंग हो जाए और एक ही रिंग के अंदर कितने पाई बॉन्ड आ जाए, 2 पाई बॉन्ड आ जाए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि देयर मस्ट बी सो मेनी पॉसिबिलिटीज, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज हम लोग बहुत सारे पॉसिबिलिटीज की बात कर सकते हैं। सो दिस इज DU इक्वल्स टू 3। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान रखो बेटा। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज हुआ है, जेई में बहुत सारे नीट क्वेश्चन आए जिसका यूज हुआ है। DU अगर ग्रेटर और इक्वल्स टू 4 होता है और DU अगर ग्रेटर और इक्वल्स टू 6 होता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। DU अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 4 आता है या फिर DU अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 6 आता है, देन possibility of benzene ring, गांठ बांध लो इसको, दिस कैन बी वेरी 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 यूजफुल कॉन्सेप्ट। तो DU अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आता है या DU ग्रेटर और इक्वल टू 6 आता है, देन उस केस में देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम लोग बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका DU तो हमने कंप्लीट कर दिया कि भाई DU 0 है तो क्या हो सकता है, DU तो अगर DU 0 है तो क्या हो सकता है, नॉर्मल एल्केन या सैचुरेटेड कंपाउंड ही होगा क्योंकि वहां पर कोई भी हाइड्रोजन का डिफिशिएंसी नहीं होगा। DU 1 है तो क्या हो सकता है, DU 2 तो है तो क्या हो सकता है, DU 3 है तो क्या हो सकता है। और इसके बाद फिर आगे जब हम DU ज्यादा आ जाते हैं ना बेटा, तो फिर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनने लगती है, तो फिर हम वो उस टाइप की चीजें जो है ना फिर हमारे लिए उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होती हैं। तो इसके बाद फिर यहां पर हम यही कहना चाहेंगे कि अगर DU ग्रेटर और इक्वल टू 4 आ जाए या DU ग्रेटर और इक्वल टू 6 आ जाए, तो वहां पर फिर हम कुछ बेंजीन रिंग यानी कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर ये DU इतना आ जाता है तो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ध्यान रखो, अभी मैंने आपको सिर्फ DU का क्या बताया कि DU होता क्या है बेसिकली, और उसके मैकेनिज्म के थ्रू, उसके डेफिनेशन के थ्रू मैंने मैकेनिज्म लिया और प्रूव करते चले गए कि भाई DU अगर इतना है, इतने हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो इतना DU होगा, इतने हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, रिंग हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 साइकिल्स हो सकती है, 3 साइकिल्स हो सकती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो दिस इज कंप्लीट मैकेनिज्म। मैंने डायरेक्ट आपको नहीं लिखा है, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखा सकता था कि भाई अगर DU 3 है तो ये हो सकता है, DU 0 है तो ये हो सकता है, DU 1 है तो ये हो सकता है। ओके, तो इसलिए पहले मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, DU क्या होता है वो बताया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ DU, व्हाट इज द नीड ऑफ DU वो बताया, और उसके बाद फिर ये बताया। मैंने अभी तक आपको DU निकालने का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बताया है। तो वो फॉर्मूला भी, अब जैसे मैंने कहा कि DU 3 हो सकता है, तो भाई DU 3 निकल के आएगा कैसे, मतलब हमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो भाई ये तो हम तभी बता सकते हैं ना ये चीजें कि जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हो, या इसके बेसिस पे अगर हमें DU पहले से ही पता है तो हम बता सकते कि ये, तो DU पहले से कैसे पता होगा हमको, तो उसके लिए हमें कोई फॉर्मूला चाहिए, उसके लिए हमें कोई ट्रिक चाहिए, उसके लिए हमें कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे जिसका यूज करके आप किसी भी कंपाउंड के अंदर, चाहे वो 2 डायमेंशन का कंपाउंड हो, चाहे वो 3 डायमेंशन का कंपाउंड हो, चाहे वो सैचुरेटेड कंपाउंड हो, चाहे वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, चाहे कैसा भी कंपाउंड हो, आप उस फॉर्मूला का यूज करके, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके, उस टेक्निक का यूज करके यू कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ DU। वंस यू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ DU, यू कैन टेल
कि if du comes 0 then there is saturated compound, du 1 है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, du 2 है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, du 3 है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो भाई du का वैल्यू पता तो होना चाहिए ना हमको, तो पता कैसे चलेगा, उसके लिए हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, फॉर्म बताएंगे, उसके बाद वो सारी चीजें डिस्कस करने के बाद फिर एग्जैक्टली आप ड्यू निकाल सकते हो और फिर ये पॉसिबिलिटीज की बात कर सकते हो। सो दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो आज हम लोग बेटा यही इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से कर लो। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस किया है, इसके बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग क्लास में सॉल्व करने जा रहे हैं, करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सही से। तो आज इतना ही रखते हैं।